हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। इस लेक्चर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे। देखिए, इसकी मैं इंपॉर्टेंस दो तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजीनियर्स। ये सब्जेक्ट इंजीनियर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज समझेंगे, और ये सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है, इसकी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको हम दो पॉइंट्स से समझा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी वेटेज ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 to 15% रहती है। 10 to 15% वेटेज ये सब्जेक्ट हमेशा रखता है ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि चाहे वो आपका स्टेट का जेईएसडीओ का एग्जाम है, चाहे वो गेट का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जेई एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, चाहे वो पीएसयू का कोई भी एग्जाम्स है। तो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सब्जेक्ट की जो वेटेज रहती है दैट इज 10 to 15%, 10 to 12%, 15% आप बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है ये बेस है, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए ये बेस है। अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, दूसरे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या सॉलिड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सॉलिड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तब आप बाकी के सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। So these are the two importances as per examination point of view. अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस फॉर इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियर्स के लिए ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में मटेरियल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और कोई भी मटेरियल किसी भी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, कोई भी मटेरियल किसी भी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की हेल्प लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल किसी भी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। किसी भी लोडिंग में, किसी भी टाइप ऑफ लोडिंग में, किसी भी मटेरियल में किस टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, किस टाइप के स्ट्रेन्स जनरेटेड होंगे, और कौन सा पॉइंट मटेरियल का वीकेस्ट है, कौन सा पॉइंट उस मटेरियल का स्ट्रॉन्गेस्ट है, इस चीज को चेक करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो यहां पर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट या सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन समझें, तो डेफिनेशन क्या है इस सब्जेक्ट की? सबसे पहले हम वो समझते हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है इसकी एक डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद इसमें हमें क्या क्या चीजें मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है इस सब्जेक्ट का, वो हम यहां पर समझेंगे। देखिए, सॉलिड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विथ द behavior of different materials under different types of loads। सॉलिड मैकेनिक्स में हमने क्या करना है? हमने किसी भी मटेरियल का बिहेवियर चेक करना है अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स में हमने किसी मटेरियल का बिहेवियर चेक करना है। देखिए, यहां पर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज बिहेवियर, सेकंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। दीज आर द कीवर्ड्स। बिहेवियर का क्या मतलब है? अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर का क्या मतलब है यहां पर? सिंपली बिहेवियर मींस स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स। कौन से स्ट्रेसेस, कौन से स्ट्रेन्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं और किस मैग्नीट्यूड के हो रहे हैं, किस किस टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं और किस मैग्नीट्यूड के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बिहेवियर। ओके, क्लियर? और जो मैग्नीट्यूड होगा, अब मैग्नीट्यूड ऐसा तो नहीं है कि सब जगह पे कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेसेस का,
किसी पॉइंट पर स्ट्रेस कुछ रहेगा, किसी पॉइंट पर कुछ रहेगा। तो मेनली हम जब यहां पर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो मेनली हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली प्रिंसिपल स्ट्रेन्स हम यहां पर देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में मेजर और माइनर, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये क्यों डिस्कस करेंगे अभी आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कीवर्ड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। देखिए कोई भी एक मेंबर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेंबर। मेंबर क्या होगा, मेंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, मेंबर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज मतलब जिस पर कोई ना कोई लोड लग रहा है, ठीक है। मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाया उस चीज को, लेकिन आप फीलिंग समझ सकते हैं कि एक ऐसा मेंबर जिस पर लोड लग रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का लोड लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ए मेंबर, ठीक है, क्लियर। और एक मेंबर जो होगा वो किसी ना किसी मटेरियल से ही बना होगा। इट कैन बी मेड ऑफ स्टील, इट कैन बी मेड ऑफ कॉपर, इट कैन बी मेड ऑफ ब्रास, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स का मेंबर बन सकता है, ठीक है। और किसी भी मटेरियल का मेंबर जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स, वही चीज हमने इस सब्जेक्ट में पढ़नी, ओके। अब लोडिंग्स कैसी कैसी हो सकती हैं, लोडिंग्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, चाहे वो नॉर्मल लोड है या जिसको आप एक्सियल लोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। शियर लोडिंग हो सकती है, टॉर्जन हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हो सकते हैं किसी मेंबर में, ठीक है। चाहे आप बेंडिंग लोड लगा लीजिए, इसको आप शियर लोडिंग भी बोल सकते हैं, एक्सियल लोड लगा लीजिए, ठीक है, टॉर्जन लगा लीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग में कोई भी मेंबर में कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, कैसे स्ट्रेन्स डेवलप होंगे, यही चीज हमने इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। और उन स्ट्रेसेस में से कौन से होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कौन से होंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन्स किसको बोलेंगे, जिस प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिस प्लेन पर किसी भी मेंबर के किसी भी प्लेन पर मतलब किसी भी मेंबर पे जिस प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, ओके, क्लियर। या फिर आप ये बोल सकते हैं जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सो आगे हम वो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि किस प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और किस प्लेन पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, किस पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जिस प्लेन पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट प्लेन इज द वीकेस्ट प्लेन ऑफ द मेंबर। मेंबर का सबसे वीकेस्ट प्लेन या मेंबर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और इसी मेंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। किसी भी मेंबर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, क्या मैं अभी यहां पर लोडिंग को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लोडिंग कुछ भी हो सकती है, कोई भी लोडिंग हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला है कि यहां पर सिर्फ एक्सियल लोड ही लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अभी जनरल केस ले रहा हूं कि कोई भी एक लोड मान लीजिए, उस लोड में कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है। अगर इस पॉइंट पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है देन दिस पॉइंट इज वीकेस्ट। ये पॉइंट क्या रहेगा, वीकेस्ट होगा इन दिस मेंबर। और वीकेस्ट पॉइंट होने का क्या मतलब है कि सबसे पहला फ्रैक्चर जो होगा इस मटेरियल में वो कहां पर होगा, वीकेस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो किसी भी मेंबर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, जो सबसे कमजोर पॉइंट है, कमजोर पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर सबसे पहला फ्रैक्चर डेवलप होगा। और जहां पर सबसे पहला फ्रैक्चर डेवलप होगा और वहीं से फिर फ्रैक्चर आगे प्रोपोगेट करेगा, और आगे फ्रैक्चर जब प्रोपोगेट करेगा, बढ़ेगा, तो मेंबर वहां पर फेल कर जाएगा, ठीक है। सो अगर हम वीकेस्ट पॉइंट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दें तो इट मींस हमारा मेंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। समझ आया। तो हमारा मेन फोकस कहां पर रहेगा, वीकेस्ट पॉइंट पर। अगर किसी क्लास में टीचर ने बहुत अच्छे से समझानी है कोई चीज, तो वो वीकेस्ट जो स्टूडेंट है उसको फोकस में लेकर समझा दे, तो उसका मतलब क्या है कि सब बाकी के सारे स्टूडेंट्स को तो समझ आ ही गया। अगर मान लीजिए एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं,
एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में से थर्ड जो स्टूडेंट है ही इज द वीकेस्ट स्टूडेंट, मतलब ये पढ़ाई में थोड़ा सा बेचारा कमजोर है। तो अगर एक टीचर ने इन पांचों को कुछ पढ़ाना है तो टीचर अगर थर्ड स्टूडेंट पे फोकस रख के सब चीजें समझाए तो क्या हम मान सकते हैं कि 1, 2 और 4 और 5 को सब चीजें समझ आ गई होंगी? बिल्कुल आ गई होंगी। अगर थर्ड स्टूडेंट को कोई चीज समझ आ गई है तो इट मींस इनको तो समझ आ गई है, बिकॉज वीकेस्ट कौन सा है? थर्ड। तो मतलब टीचर का यहां पर मेन मोटिव क्या है कि जो वीकेस्ट है उसको स्ट्रांग बना दो, बाकी तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे खुद ही। क्लास में सभी बैठे हैं लेकिन टीचर ने फोकस इस पर किया, सारी क्वेश्चनिंग इससे की और चेक किया कि इसको समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही। अगर इसको समझ आ रही है तो इसका मतलब बाकियों को भी समझ आ रही है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है। इस मेंबर में सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है, और अगर एक इंजीनियर इस पॉइंट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, मैं सबसे स्ट्रांग नहीं बोलूंगा, लेकिन इस पॉइंट को अगर स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे तो इट मींस बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं इस मेंबर में वो क्या है? स्ट्रांग हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। सो वाइल डिजाइनिंग ए मेंबर, वाइल डिजाइनिंग ए मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर या कोई भी एक मशीन का कोई भी एक कंपोनेंट, वाइल डिजाइनिंग एनी कंपोनेंट ऑफ ए मशीन और ए स्ट्रक्चर, वाइल डिजाइनिंग एनी मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, एक इंजीनियर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रांग बना दें। और वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है? जहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और माइनर पॉइंट कौन सा है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पर डेवलप होगा? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये है, मान लीजिए दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस पॉइंट पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये पॉइंट कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इन होल मेंबर, ठीक है। पूरे मेंबर में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर है तो ये है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो अगर आप वीकेस्ट पॉइंट को मतलब स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे तो मींस आपका मेंबर जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा। और वीकेस्ट पॉइंट ढूंढने में कौन मदद करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढने में कौन मदद करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट मदद करता है। तो इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स डिफरेंट मेंबर्स पर लगा के देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें किस किस टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं और किस किस मैग्नीट्यूड के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, और उसके बाद कौन सा उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और कहां पर हो रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस। और अगर आपको वो लोकेशन पता चल जाए कि उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वहां पर आप थ्योरीज ऑफ फेलियर्स लगाकर उस पॉइंट को स्ट्रांग बना सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। सो वहां पर हम थ्योरीज ऑफ फेलियर्स का एप्लीकेशन वहां पर करेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट एज पर इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यहां पर आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझा दी है, एग्जामिनेशन और इंजीनियर्स। ओके, अब हम आगे पूरे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है, और हमें मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं सिंपली ओरली आपको बता देता हूं, वैसे तो हमें सबको पता ही रहता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर ओरली आपको एक बार बता देता हूं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने भी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद फिर स्ट्रेन एनर्जी वगैरह हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स डिस्कस करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डिस्कस करेंगे। मतलब हमने मेनली यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमने बार्स, बीम्स एंड शाफ्ट्स के, बार्स, बीम्स एंड शाफ्ट्स, इन पर फोकस करना है मेनली, ठीक है। तो मतलब बार्स पर एक्सियल लोडिंग, बीम्स पर शियर लोडिंग और शाफ्ट्स पर कौन सी लोडिंग आएगी? टॉर्जन लोडिंग आएगी, ठीक है। ये जितने भी मैंने लोडिंग के नाम लिए, ये अभी लोडिंग सारी आपको समझ आएंगी। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा लोड किस टाइप का होता है। आफ्टर दैट हम बीम्स में जितने भी शियर स्ट्रेसेस हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर जो मतलब मेनली हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेशंस, ठीक है, ये चीजें करने के बाद हम बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारी प्रेशर वेसल्स होती हैं उनको हमने डिस्कस करना है, टॉर्जन हमें डिस्कस करना है जो शाफ्ट्स में है, कॉलम्स हमें डिस्कस करना है,
डिफ्लेक्शन हमें डिस्कस करना है, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन बीम्स। सो ये सब चीजें, कंबाइंड लोडिंग्स, ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, ये सभी टॉपिक्स हमने यहां पर डिस्कस करने हैं फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो पूरा हमें जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम साथ के साथ वहां पर लेक्चर में बताते जाएंगे। ओके, सो देखिए हमारा किस टाइप के मटेरियल पर फोकस रहेगा इस सब्जेक्ट में। देखिए हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, वन इज सॉलिड्स एंड अदर इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में आप लिक्विड्स बोल सकते हैं एंड गैसेस बोल सकते हैं। सॉलिड्स में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हो सकते हैं, वन इज रिजिड एंड अदर इज डिफॉर्मेबल। ओके, सो जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स के लिए हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स हम फ्लूइड्स के लिए डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स में डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स। तो मतलब हमारा मेन मोटिव जो रहेगा यहां पर, मेन जो हमारा मटेरियल पर फोकस रहेगा वो किस मटेरियल पर रहेगा, डिफॉर्मेबल मटेरियल पर रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हमारा मेन फोकस जो मटेरियल पर रहेगा वो किस मटेरियल पर रहेगा, डिफॉर्मेबल मटेरियल पर रहेगा। ठीक है, रिजिड मटेरियल्स जो है, रिजिड मटेरियल्स तो एज्यूम करके चलते हैं हम एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली कोई भी मटेरियल प्योर रिजिड नहीं होता है, ठीक है। हर एक मटेरियल किसी ना किसी लिमिट पे जाकर डिफॉर्मेबल होता है, ठीक है। बट जब हम रिजिड बॉडी एज्यूम करके चलते हैं तो वहां पर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर रिजिड बॉडीज एज्यूम करके चलते हैं बॉडीज को। जब हम डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहां पर हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो सॉलिड मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल बॉडीज पर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर स्ट्रेन्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहां पर टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोड्स यहां पर लग सकते हैं किसी भी मटेरियल में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर हम स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स, लोड्स में हमारे पास मेनली दो टाइप्स के लोड्स रहेंगे, वन इज नॉर्मल लोड्स एंड अदर इज shear लोड। वन इज नॉर्मल लोड एंड अदर इज shear लोड। नॉर्मल लोड को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल लोड इज मींस परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लोड को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल लोड बोलेंगे। एंड shear लोड को क्या बोलेंगे? पैरेलल टू ए सरफेस। पैरेलल टू ए सरफेस, किसी भी सरफेस पर जो पैरेलल लोड होगा, सरफेस के पैरेलल जो लोड होगा उसको हम shear लोड बोलेंगे, ठीक है। कोई एक लोड किसी एक सरफेस के लिए नॉर्मल हो सकता है और दूसरे सरफेस के लिए वो shear हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। सबसे बेसिक चीज है ये, ठीक है। और इस चीज को हम अगर समझेंगे तो आगे आगे चीजें हम इसमें ऐड करते जाएंगे और चीजें, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना है। देखिए, किसी भी मेंबर में अगर आप कोई एक टाइप का लोड लगाते हो तो दैट लोड कैन एक्ट एज नॉर्मल लोड फॉर वन सरफेस एंड shear लोड फॉर अदर सरफेस। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक लोड लगाया, ये एक लोड लगाया, ठीक है। तो ये जो लोड है, लोड का मतलब सिंपली यहां पर फोर्स है, ठीक है, फोर्स। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। ये इससे पहले हमारे जो कुछ और लेक्चर्स हैं,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, उनको आप पहले जरूर सुनिए। वहां पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं फॉर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उनको पहले आप जरूर सुनिए इस लेक्चर को सुनने से पहले, ठीक है। या जितनी भी चीजें हमने यहां पर इस सब्जेक्ट में डिस्कस करनी है, उनसे पहले आप उन लेक्चर्स को एक बार सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने काफी सारी चीजें समझाई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये सब चीजें आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं, और ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी पड़े हैं और ऐप पर भी हैं, ठीक है। तो आपको जहां पर कंफर्टेबल लगता है आप वहां पर सुन सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे टर्म्स हम उसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे मोमेंट हमने रिसेंटली अभी ऐड किया था, मोमेंट के बारे में आप वहां पर देख सकते हैं कि मोमेंट क्या होता है, ठीक है। और जितने भी आगे और हम टर्म्स डिस्कस करेंगे तो वो आगे आगे हम उसमें बढ़ाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कोई भी किसी भी फील्ड के रिलेटेड, वो उस हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उस हमारे मतलब वहां से आप वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहां पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है, और फोर्स मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये चीजें मैं अभी यहां पर नहीं बताऊंगा, ये मैं उन प्लेलिस्ट में बता चुका हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए एक मेंबर है, इस पर ये लोड लग रहा है, तो दिस लोड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ए, एंड एक सरफेस यहां पर बी है, एक सरफेस यहां पर सी है, तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस है, ए सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, और इसके अलावा कुछ सरफेसेस यहां पर भी हो सकते हैं। टोटल इस मेंबर के 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। तो हम मेनली हम 3 सरफेसेस यहां पर ले लेते हैं, कौन कौन से हैं, ए सरफेस, बी सरफेस है, सी सरफेस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लोड है, दिस लोड इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या ये लोड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस है? बिल्कुल है। क्या ये लोड पैरेलल टू बी सरफेस है? बिल्कुल है। और ये लोड पैरेलल टू सी सरफेस भी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि दिस लोड इज एक्टिंग एज नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड किसके लिए? ए सरफेस के लिए। ए सरफेस के लिए कैसा लोड है? नॉर्मल। बी सरफेस के लिए कैसा लोड है? ये शियर। एंड सी सरफेस के लिए कैसा लोड है? शियर। ओके, सो डिफरेंट सरफेस के लिए एक ही लोड डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को हमें यहां पर समझना है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि डिफरेंट सरफेस के लिए लोड किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। एक ही लोड डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज डी सरफेस, ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये सरफेस जो है ये आपका डी सरफेस है, तो अब मुझे आप बताइए कि ये लोड डी सरफेस के लिए कैसा लोड है? डी सरफेस के ये लोड कैसा है? पैरेलल। डी सरफेस के लिए ये लोड कैसा है? पैरेलल लोड है। तो इट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं पैरेलल टू डी, तो इट मींस इसके लिए कैसा होगा? ये शियर लोड। सिमिलरली ये सी मैंने इसको बोला था, ये वाला सी था, ठीक है, ये सी था। अगर हम इसको बोले, देखिए ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा सरफेस है? ये सरफेस को हम ई सरफेस बोल लेते हैं। एंड दिस लोड इज परपेंडिकुलर टू ई, सो इट मींस ई के लिए ये कैसा लोड है? नॉर्मल लोड। ओके, सो इस तरीके से आप डिफरेंट सरफेस के लिए लोड चेक कर सकते हैं। चलिए अब लोड की डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि किस सरफेस के लिए कैसा लोड है, ठीक है। देखते हैं। अब हम लोड की यहां पर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे बताने से पहले आपने खुद चेक करना है, ठीक है। और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसी लोड की वजह से किस सरफेस पर कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या, तो वो हम आगे देखेंगे। देखिए लेट अस से इस बार लोड ऐसा है, ये सब लोड है,
तो ये लोड जो है इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बी। बी सरफेस जो है, देखिए ये सरफेस बी है, बी सरफेस के लिए ये लोड कैसा है, परपेंडिकुलर। तो बी सरफेस के लिए ये लोड कैसा होगा, नॉर्मल। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू सरफेस डी, डी के लिए भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो इट मीन उसके लिए भी कैसा है, नॉर्मल। सी सरफेस के लिए देखिए, सी सरफेस के लिए लोड कैसा है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू सरफेस सी। सी सरफेस के लिए पैरेलल है, तो इट मींस इसके लिए कैसा होगा, शेयर। ओके, सिमिलरली सरफेस ए सरफेस जो है, ए सरफेस के लिए कैसा है, पैरेलल, क्या पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, शेयर। ओके, सी सरफेस के लिए कैसा है, ये है सी सरफेस आपका, एक बार चेक कर लेते हैं सी सरफेस के लिए, ये है सी सरफेस और लोड देखिए ऐसा है, तो मींस इट इज पैरेलल। देखिए ये पैरेलल है, ये सरफेस है आपका, ये सरफेस ए के बिल्कुल पैरेलल है और ये है आपका सरफेस सी। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो लोड है इट इज पैरेलल टू दिस सरफेस, ये जो सरफेस है इसके बिल्कुल पैरेलल लोड है। ओके, so it means this load will act as shear for this surface also. Okay, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऐसा है, यहां पर लोड लग रहा है, ये लोड जो है इट दिस लोड इज पैरेलल टू दिस सरफेस। देखिए ये जो सरफेस है इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, देखिए, तो इट मींस इस सरफेस पर इस लोड की वजह से कैसी लोडिंग आएगी, शेयर लोडिंग आएगी। तो यही चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं सी सरफेस के लिए, या तो सी सरफेस में कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली जो बैक पीछे वाला सरफेस है, बैक सरफेस, ये वाला बैक सरफेस है, देखिए ये वाला सरफेस बैक सरफेस है, बैक सरफेस के लिए भी कैसा होगा, शेयर होगा, ठीक है। और सरफेस ई जो है, ई सरफेस जो है उस पर भी क्या होगा, शेयर होगा। तो चार सरफेसेस पर शेयर हो रहा है और दो सरफेसेस पर नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल कौन कौन सा, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम के लिए नॉर्मल है, और जो आपका क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है उसके लिए शेयर है, और जो आपका फ्रंट और बैक वाला है उसके लिए भी क्या है, शेयर है, ठीक है। ओके, सो यही चीज हमें यहां पर समझनी है कि कौन सा लोड किस प्लेन के लिए नॉर्मल है और किस प्लेन के लिए शेयर है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेसेस। सबसे पहले तो स्ट्रेस समझते हैं, स्ट्रेस से पहले स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को आप सिंपली बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्या। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, इट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, strain is change in dimension upon original dimension. Okay, this is called strain. इसका यूनिट क्या होगा स्ट्रेन का, नो यूनिट। स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, बिकॉज इट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन का यूनिट भी मीटर हो सकता है, ओरिजिनल डायमेंशन का भी मीटर हो सकता है, तो मीटर अपॉन मीटर इज नो यूनिट। ओके, स्ट्रेन हैज वेरियस टाइप्स। स्ट्रेन के टाइप्स देखेंगे, वन इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड अदर इज shear strain। नॉर्मल स्ट्रेन एंड shear स्ट्रेन। अभी हमने नॉर्मल लोड पढ़ा था, shear लोड पढ़ा था, वैसे ही यहां पर नॉर्मल स्ट्रेन है और shear स्ट्रेन है, ठीक है। सो देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में आपके पास दो कैटेगरीज हो सकती हैं, वन इज टेंसाइल स्ट्रेन एंड अदर इज compressive strain।
स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में हमारे पास दो कैटेगरीज हो सकते हैं, वन इज टेंसाइल स्ट्रेन एंड अदर इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को हम गामा से डिनोट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से और शियर स्ट्रेन को गामा से। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन इज, सबसे पहले तो नॉर्मल स्ट्रेन का ही डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन का डेफिनेशन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द डेफिनेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस कब होगा? whenever there will be a longitudinal loading, जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग होगी किसी मेंबर में तब उसमें नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा। लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग का मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड, क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। एंड लोड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अब क्रॉस सेक्शन से दूर भी जा सकता है लोड और क्रॉस सेक्शन की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। सो जब क्रॉस सेक्शन से दूर जा रहा लोड तब क्या होगा? टेंसाइल, टेंशन होगी, इसमें बोलेंगे टेंशन। और जब लोड की डायरेक्शन इनवर्स है तब उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। लेट अस से दिस इज द लेंथ एल, दिस इज द लेंथ एल, एंड ड्यू टू दिस टेंशन या ड्यू टू दिस लोड उसमें कुछ चेंज इन लेंथ आया और वो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। ठीक है, डेल्टा एल को क्या बोलते हैं? डेल्टा एल मीन्स फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इस चीज को समझना है, इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेल्टा एल में ये मिस्टेक करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि वो L2 माइनस L1 है या फिर L1 माइनस L2 है। तो आपने एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है? जब भी आप dx लिख रहे हैं या फिर डेल्टा x लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल है, ना कि इनिशियल माइनस फाइनल है। एक ग्राफ्स का हमने लेक्चर डाला था, उस ग्राफ्स के लेक्चर को आप देख सकते हो, वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो कोई भी चेंज जो आपने लिखना है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखना है। तो इट मींस टेंसाइल